आज हम माध्यमिक परीक्षा 2022 यानी कि कक्षा 10वीं के विज्ञान का पेपर सोल्व करते हैं। चलते अपन आगे बढ़ते हैं। इसके देखो कुछ निर्देश होते हैं। अपन को सभी प्रश्नों को करना रहता है। उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ता है इन उत्तरों को। त्रुटि या कोई अंतर हो, कोई विरोधाभास हो तो उस समय अपन हिंदी भाषा को मान्य करते हैं। चलो अपन आगे चलते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वह है खंड अ। तो खंड अ इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शन आर क्वेश्चन आते हैं यानी कि वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं। वो विकल्प क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मानव में हृदय से संबंधित जो भाग हैं, यानी कि मानव में हृदय के एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ऑप्शन है पोषण, उत्सर्जन, शोषण या परिसंचरण है। मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो उसके ऑप्शन है पोषण, उत्सर्जन, शोषण या परिसंचरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द, परिसंचरण। यानी कि जो हृदय से जो संबंधित भाग है वो भाग है परिसंचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से यंत्र के द्वारा रक्तदाब नापा जाता है। ऑप्शन ए स्पैग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन द लैक्टोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पैग्नोमेनोमीटर। तो स्पैग्नोमेनोमीटर वह यंत्र है जिसकी सहायता से रक्तदाब नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। यानी कि जो ऑटो ग्रंथि है, प्रत्येक ग्रंथियां हार्मोन बनाती हैं। तो जो ऑटो ग्रंथि है उस ऑटो ग्रंथि को जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाना होता है, उस हार्मोन को बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके ऑप्शन है अपने पास सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन या फिर मैग्नीशियम। सोडियम है, पोटेशियम है, आयोडीन है या फिर मैग्नीशियम है। तो इसका सही जवाब है आयोडीन। ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा, यानी कि आयोडीन इसका सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी जो अनैच्छिक क्रिया होती हैं तो उसका नियंत्रण कौन करता है। वे क्रिया जो अपने नियंत्रण में नहीं होती है। दो प्रकार की क्रिया होती है, एक तो ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। तो ऐच्छिक क्रिया अपने अनुसार होती हैं, उन पर अपन नियंत्रण कर सकते हैं। यानी कि ऐच्छिक क्रिया अपने कंट्रोल में होती हैं, जबकि अनैच्छिक क्रिया होती है अपने कंट्रोल में नहीं होती है। अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय का धड़कना है ना, इस तरह की क्रिया है अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। जैसे किसी भोजन को देखकर मुंह में लार आ जाना, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। तब तेज धूप में या अंधेरे में अपन जाते हैं तो आँख या तो खुल जाती हैं या बंद हो जाती हैं। तो ये सभी अनैच्छिक क्रिया होती हैं। तो इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो मेडुला, अगर मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स, प्रमस्तिष्क। इसका सही जवाब क्या होगा, प्रमस्तिष्क। इसका सही जवाब प्रमस्तिष्क होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। ऑप्शन ए दोने का सोडा, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन द है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोने का सोडा, जिप्सम, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ध्वनि का शोड़ा, कि इसका फॉर्मूला होता है NaOH। तो NaOH में किसी भी प्रकार का जलकाणु नहीं होता है, जबकि जो जिप्सम होता है उसमें 2 अणु जल के होते हैं, 2H2 CaSO4.2H2। बेकिंग जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है उसमें 10 जल के अणु होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप जानते होंगे इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2 यानी कि ½ H2O। तो अपन देख पा रहे हैं जिप्सम में जल है, बेकिंग सोडा में जल है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी जल है। परंतु जो दोने का सोडा है उसका फॉर्मूला जो NaOH है, इसमें किसी भी प्रकार का जल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दोने का सोडा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस X को पहचानिए। कि इस गैस का नाम क्या है। तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इस चित्र में क्या कर रखा है कि एक पात्र ले लिया है, उसमें देखो क्या कर रखा है, दानेदार जस्ता यानी कि जिंक डाल रखा है, और उसमें क्या डाल रहा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया अपन जिंक से कराते हैं तो यहाँ से बंध टूटता है, ये जिंक SO4 से क्रिया कर लेता है और जिंक सल्फेट बनाता है। इस प्रोसेस के अंदर देख पा रहे होंगे आप H2 बच जाती हैं H2। तो इस चित्र अनुसार जिसमें X है उसका मान होगा H2। तो इसका जो सही जवाब हो वह है H2। मैं दोबारा आपके लिए रिएक्शन लिख देता हूँ। जैसे अपन जिंक की क्रिया जब अपन H2O से करवाते हैं तो इसमें H2O से नहीं, जिंक की क्रिया जब अपन H2SO4 से करवाते हैं, यहाँ से बंध टूटता है तो जिंक सल्फेट बनेगा और यहाँ से H2 मुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तत्व क्यों मुलायम है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तथा ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करता है, तो निम्नलिखित से तत्व को पहचानिए। तो इसका सही जवाब होगा पोटेशियम। यदि ऑप्शन में सोडियम होता तो सोडियम भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सोडियम नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, पोटेशियम होगा। तो पोटेशियम वह धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। पोटेशियम वह धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, साथ में ठंडे जल से भी क्रिया कर लेता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि परावर्तन का नियम लागू होता है केवल समतल दर्पण के लिए, तो अपन समतल दर्पण बना लेते हैं। परावर्तन का नियम लागू होता है, समतल दर्पण है, प्रकाश की किरणें टकराए और वहां से चली गई है। केवल उत्तल दर्पण के लिए यहाँ आई, यहाँ अपन ने किया तो यहाँ आई और यहाँ से चली गई है। केवल अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण यहाँ से प्रकाश की किरणें टकराई और यहाँ से चली गई है। तो अपन देख पा रहे हैं यदि अभिलंब खींचे, ये अपन ने अभिलंब खींच दिया तो इसमें आपतन कोण आई और आपतन कोण आई और अपवर्तित कोण ई, यानी कि आई और ई वाला कोण, आई और ई वाला कोण सभी के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ इसके बारे में। जब अपन कोई समतल दर्पण पे प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे तो जो बनने वाला कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी कि आई और ई का मान क्या होगा, बराबर होगा।
इसी प्रकार उत्तल दर्पण पर भी ये लागू होता है, सेम कोण बनता है। और अवतल के लिए भी ये लागू होता है, सेम कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो पानी में प्रकाश की चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो पानी में प्रकाश की चाल होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन श। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स। 2.26 इंटू 10⁸ तो 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेग का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेग का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक होगा कूलॉम। आवेश का मात्रक Q का मात्रक क्या होगा? कूलॉम। मात्रक क्या होगा? कूलॉम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा अपना। इसमें अपन को तुल्य प्रतिरोध निकालना है A और B के मध्य। तो अपन देख पा रहे हैं, देखो यहाँ से ये मान लेते A से B, B से C, C से D। तो इसको अपन नाम दे देते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब आप देख पा रहे हैं इसमें A से B की ओर धारा गई है, फिर B से C में गई, C से A में आई। तो ये क्रम बढ़ रहा है, वह क्रम है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R बराबर है तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अपन ने R1 इसको बोला था, R2 इसको बोला और R3। तो 4 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 4 8। और साथ में प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। तो 8 ओम इसका सही जवाब होगा। 8 ओम इसका सही जवाब होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ। ए से अपन बी में गए, बी से सी में गए, सी के बाद में ए में आए। तो यहाँ कौन सा क्रम बढ़ रहा है? श्रेणी क्रम बढ़ रहा है, क्योंकि श्रेणी क्रम में अपन जानते हैं कि पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से और दूसरे तार का दूसरा सिरा यानी कि अंतिम सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, तो ऐसा क्रम श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसको अपन ने R1 माना तो R1 की वैल्यू 4, फिर R2 की वैल्यू 2 जो अपने मानी थी, और R3 की वैल्यू फिर 2। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, और 4 4 8 हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विद्युत मोटर, ऑप्शन व विद्युत जनित्र, ऑप्शन स एमीटर, ऑप्शन द गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत मोटर इसका ऑप्शन हो नहीं सकता, विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र वह युक्ति है, विद्युत जनित्र वह युक्ति है जो क्या कार्य करती है? विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत जनित्र में रासायनिक ऊर्जा डाली जाती है, रासायनिक ऊर्जा डाली जाती है। क्या होती है? ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला है कौन है? विद्युत
जनितर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अपना रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान को अपन देखते। पहला रिक्त स्थान क्या है? जो पहला रिक्त स्थान है वह है अपना कि स्त्रावित हार्मोन, यानी कि जो हार्मोन स्त्रावित है उस स्त्रावित हार्मोन का समय और मात्रा को खाली स्थान कौन सी क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित करते हैं? स्त्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को खाली स्थान क्रियाविधि से नियंत्रित करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अंतःस्त्रावी ग्रंथियां की जो विधि है, यानी कि स्त्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को अंतःस्त्रावी क्रियाविधि से नियंत्रित करते हैं। अंतःस्रावित ग्रंथियां के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र है, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, इस तरह से इसका डायग्राम होता है। ये तंत्रिका तंत्र आगे बढ़ा रहता है, ये इसके अंतिम सिरे, ये तंत्रिकांश होता है। तो संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र खालिस्तान आवेग उत्पन्न करती है। तो इसका सही जवाब होगा विद्युत आवेग। तो एक तंत्रिका तंत्र दूसरी तंत्रिका तक कोई भी संदेश को भेजती है तो सबसे पहले क्या उत्पन्न करेगी? विद्युत आवेग उत्पन्न करेगी। एक तंत्रिका तंत्र दूसरी तंत्रिका तंत्र को जब आवेश भेजती हैं तो वह आवेश विद्युत के रूप में भेजती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी में ऊर्जा की होती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते तो ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। तो इसका सही जवाब होगा हानि। इसका सही जवाब क्या होगा? हानि होगी। एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाते हैं तो ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है टेहरी बांध कहाँ बना? टेहरी बांध कौन सी नदी पर बसा हुआ है या बना हुआ है? तो टेहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। तो टेहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। प्रतिबिंब V और बिंब की दूरियों का अनुपात लेंस के खाली स्थान को व्यक्त करता है। प्रतिबिंब V और बिंब U, प्रतिबिंब V तथा बिंब U का अनुपात आवर्धनता को व्यक्त करता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का निर्माण किया जाता है। विद्युत बल्बों के निर्माण में टंगस्टन को काम में लिया जाता है। अब अपन प्रश्न नंबर 3 में आ गए हैं। अति लघुतात्मक प्रश्न है, इनका जवाब अपन को एक शब्द में या फिर एक पंक्ति में देना रहता है। तो इसका जो क्वेश्चन है पहले वाला उसको अपन देखते हैं
कि तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है। इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर में वृद्धि का नियमन करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सीएफसी का पूरा नाम है। मानव के कौन से अंग में क्लोरोफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। पुनः चक्रण क्या है। संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। अम्ल के जलीय विलयन के द्वारा विद्युत के संचालित का चित्र बनाना है। स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में अंतर बताना है। दंत सेह का कारण बताना है। किसी विद्युत परिवर्तन धारा नियंत्रण का क्या कार्य है। प्रत्यावर्ती धारा तथा अदिष्ट धारा में क्या अंतर है। किसी विद्युत धारावाही की सीधी प्रणाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है। ये सभी क्वेश्चन हैं जिनका जवाब अभी अपन को देना है। तो प्रश्न नंबर 3 है जो उसका जवाब है इसका अपन को एक शब्द में या फिर एक पंक्ति में उत्तर देना रहता है कि तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है। तो तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है। यानी कि कौन सी ग्लैंड है, कौन सी ग्रंथि है जो शरीर में जो मानव शरीर है उसमें जो वृद्धि होती है, मानव शरीर की जो वृद्धि होती है उसको बढ़ावा देती है, उसको नियंत्रित करती है। तो उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। वो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है जो मानव शरीर की जो वृद्धि होती है उसका क्या करती है, नियमन करती है। अगला क्वेश्चन है सीएफसी का पूरा नाम क्या है। तो सीएफसी का पूरा नाम है सी यानी क्लोरो, एफ यानी फ्लोरो और ये फिर वापस यानी कार्बन, यानी कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन। सीएफसी का पूरा नाम है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव के कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। तो मानव में कौन से अंग में क्लोरोफॉर्म जीवाणु पाया। तो कोलिफॉर्म जीवाणु मानव के आंत में पाया जाता है। आंत, मानव शरीर के आंत में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनः चक्रण क्या है। पुनः चक्रण क्या है। तो इसका सही जवाब है किसी वस्तु को बार बार काम में लेना, यानी कि उपयोग में ले लिया है, उस वस्तु को अपने उपयोग में ले लिया, उपयोग में लेकर उसको फेंक देने की अपेक्षा उसको दोबारा किसी न किसी काम में ले लेना ही पुनः चक्रण कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताना है। तो संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। संतरे में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है, सिट्रिक अम्ल। अम्ल के जलीय विलयन के द्वारा विद्युत संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिएगा इसका नामांकित चित्र है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे पहले एक बीकर लिया, उस बीकर को देखो स्विच बल्ब 6 वोल्ट की यहाँ बैटरी लगाई, फिर उसमें 2 कीले लगाई, फिर उसमें कोई विलयन भरा, रबर की कॉर्क लगाई। तो इस तरह से अपन को अम्ल के जलीय विलयन का जो चित्र है वो अपने बना लिया है। तो ये जो यदि जल के अंदर जो अम्ल हो, यदि जल में अम्ल हो तो विलयन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, क्योंकि इसके अंदर आयन बन जाते हैं। दोबारा बता देता हूँ मैं चित्र में क्या क्या है, आप देख भी पा रहे होंगे। इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, स्विच है, बीकर है, कील है और इसमें एक सॉल्यूशन भर रखा है और यहाँ पे 2 कीले लगा रखी है
वो कीलें रबड़ के कॉर्क में लगी हुई है। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैटरी लगी हुई है, इस जगह पर बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि स्वाद के आधार पर अम्ल व सार में अंतर लिखिए। तो एक छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पता है सभी को। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि सार कड़वे होते हैं। इनका स्पर्श एक गीली साबुन के जैसे होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दंतशय का कारण लिखिए। दंतशय का शाब्दिक अर्थ होता है दांतों का खराब हो जाना। तो मुंह के पीएच का मान यदि परिवर्तित हो जाए और क्या हो जाए 5.5 से कम हो जाए, जो दांतों का जो पीएच है, पीएच मान है, वह पीएच मान 5.5 से क्या हो जाए कम हो जाए, तब क्या होता है दंत क्षय होता है। दंत क्षय का शाब्दिक अर्थ होता है दांतों का खराब हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण का क्या कार्य है। यानी कि कोई भी सर्किट होता है, उस सर्किट के अंदर धारा नियंत्रक लगाते हैं, उस धारा नियंत्रक का क्या काम है। तो अपन देख पाते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक क्या करता है प्रतिरोध को यानी कि रेजिस्टेंस को परिवर्तित करता है। यानी कि किसी परिपथ में जो प्रतिरोध को यदि बढ़ाना हो या फिर घटाना हो या फिर उसको स्थिर रखना हो, ऐसा करने के लिए जिस युक्ति को अपन काम में लेते हैं उस युक्ति का नाम है धारा नियंत्रक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा तो दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा है यानी कि एसी करंट और दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ये समय के अनुसार परिवर्तित होती है। समय के अनुसार परिवर्तित होती हैं, यानी कि हर 1 सेकंड में ये इसका मान बदलता रहता है। यदि अपन इसका ग्राफ बनाए, ये इसकी जाने की दिशा हो और ये समय हो, तो ये 0 से स्टार्ट होकर अधिकतम जाकर वापस 0, फिर ये माइनस में, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस में, फिर पॉजिटिव, इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनता है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे मान लो ये इसकी दिशा हो, ये समय हो, ऋणात्मक पार्ट, ये धनात्मक पार्ट, तो प्रत्यावर्ती धारा फुल अधिकतम होकर फिर 0 होकर ऋणात्मक होकर फिर अधिकतम होकर ऋणात्मक होकर अधिकतम होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। कि कोई परिनालिका है, उस परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है। तो परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। जो परिनालिका है उसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया है खंड ब। अब शब्द सीमा होगी 50। तो जो विकास प्रक्रिया में जीवाश्म की क्या भूमिका है। मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है अपना, मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। जो विकास प्रक्रिया में जीवाश्म की क्या भूमिका है। मेंढक एवं छिपकली के समझाते का चित्र बनाइए। पारितंत्र में उत्पाद व उपभोक्ता किसे कहते हैं। लोह धातु भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। लवण के विलीन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाइए।
तो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब अपन जल्दी से जल्दी देते हैं। तो जैव विकास में जीवाश्म की क्या भूमिका है? तो जब कोई जीव विकसित होता है, यानी कि एक पीढ़ी से या हजारों साल पहले जीवित से उसके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, और यदि और आगे पीढ़ियां आ गई लेकिन भविष्य के अंदर उनकी पीढ़ियां समाप्त हो गई हैं, तो जब अपन खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान ही पता चलता है कि ऐसे जीव भी कभी रहा करते हैं पृथ्वी पर। जैसे कि डायनासोर समाप्त हो गया है, लेकिन खुदाई के दौरान जब उनके अवशेष मिलते हैं तो पता चलता है कि ऐसे जीव भी कभी जीवित थे। तो यानी कि जीव विकास में जीवाश्म की काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। इससे अपन जीवों की जो आयु होती है उस आयु का परिकलन कर लेते हैं, यानी कि आयु के बारे में अपन जान लेते हैं। तो लिखा है कि जीवाश्म से जीवों की कि वह पहले जीवित थे उनका पता चल जाता है। तो जीव विकास में जीवों की भी एक अहम भूमिका होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? अपन को पता है परिसंचरण का जो कार्य होता है वह हृदय करता है। अब देखते हैं क्या है इसका उत्तर कि मानव हृदय का दाया व बायां भाग ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने नहीं देता है। तो जो मनुष्य का हृदय है इस तरह से बटा हुआ है, इसमें एक भाग दाया एक भाग बायां होता है। तो ये क्या होते हैं, शुद्ध रुधिर को और अशुद्ध रुधिर को एक साथ मिलने नहीं देते हैं। यदि मिल जाएगा तो ये जो पूरा तंत्र है, जैसे ये मान लेते इसके 4 भाग हैं, ये 4 भाग में एक भाग में शुद्ध रहेगा तो एक भाग में अशुद्ध रहेगा। यदि हृदय ना हो तो शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर आपस में मिल जाएंगे और पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो अपन देखते हैं इसका पढ़ते वापस लाइन टू लाइन कि मानव हृदय का दाया व बायां भाग ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है, रुधिर को मिलने नहीं देते हैं। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। यानी कि इस तरह से शरीर में जो बंटवारा हो रखा है वह मनुष्य के शरीर को क्या करता है, उच्च यानी कि अधिक मात्रा में दक्ष बनाता है, ताकि वह किसी भी कार्य करने को एबल हो सके, योग्य बन सके। आगे लिख भी रहा है ताकि मानव अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा प्राप्त कर सके। इसलिए मानव में दोहरे परिसंचरण की आवश्यकता होती है। कि ये मनुष्य के इस तरह से 4 भाग होते हैं, इन 4 भागों में से एक में शुद्ध एक में अशुद्ध होता है। यदि हृदय नहीं हो तो शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर आपस में मिल जाएगा और ये जो पूरा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। यानी दोहरा परिसंचरण का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा और मनुष्य दक्ष नहीं होगा, यानी कि वो किसी कार्य करने को योग्य नहीं होगा। जबकि उसको अपना शरीर का बिल्कुल सही तापमान बनाने के लिए या शरीर की वृद्धि विकास आदि के लिए ऊर्जा आदि की आवश्यकता होती है, उनकी ठीक प्रकार से पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि मानव में दोहरा परिसंचरण आवश्यक है। जो मानव हृदय के वो जो 4 भाग हैं, मैं एक बार उनको आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि यह समझने में आसानी रहे। तो ये 4 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग आलिंद कहलाते हैं। इस साइड वाले भाग को दाया बोलते हैं, दाया आलिंद और इधर का है बाया आलिंद। जबकि नीचे वाला है ऊपर वाले दोनों आलिंदी होंगे, ये होगा बाया आलिंद, ये होगा दाया आलिंद।
दाया आलिंद। ये क्या होगा? बाया आलिंद। और इसके जस्ट नीचे होगा, फिर बाया लिख दिया मैंने। दोनों ही ऊपर वाले आलिंद होंगे, ये भी आलिंदी होगा, ये बाया होगा, जबकि सॉरी फिर गलत लिख दिया है, ये आलिंद है और ये भी आलिंद है। ये भी ये साइड हो गई दाई और ये हो गई बाएं, और नीचे वाले दोनों नीले होंगे। ये बाया नीले होगा, नीले बाया नीले होगा, जबकि ये दाया नीले होगा। यानी कि इस तरह से जो हृदय है उसके 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहले रुधिर देखिएगा किस में आता है। सबसे पहले रुधिर बाया आलिंद में आता है। यहाँ शुद्ध रुधिर होता है, तो ये यहाँ का आकर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर वाल्व लगाते हैं, इनसे रुधिर निकलकर बाया नीले में आ जाता है। बाया नीले के बाद में रुधिर शरीर में भेज दिया जाता है। जब रुधिर शरीर में चला जाता है तो वह विऑक्सीजनित हो जाता है। सबसे वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले रुधिर बाया आलिंद में आएगा, बाया आलिंद में आने के बाद में वह बाया नीले में जाता है। बाया नीले के बाद रुधिर शरीर में भेज दिया जाता है। जब रुधिर शरीर में जाता है तो वह विऑक्सीजनित हो जाता है। इसके बाद में वह बाया इसके बाद में शरीर के बाद में वह दया आलिंद में आता है। दया आलिंद में जब वो आता है तो तब वो अशुद्ध रुधिर होता है, अर्थात विऑक्सीजनित रुधिर होता है। विऑक्सीजनित रुधिर इसके बाद में दया नीले में आता है, और दया नीले के बाद धमनियों के द्वारा वह वापस ऑक्सीजनित होने के लिए ऊपर की ओर भेज दिया जाता है, हृदय के अंदर भेज दिया जाता है, ताकि ये दोबारा शुद्ध हो सके। वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बाया आलिंद में आएगा, बाया आलिंद में आने के बाद में वो आएगा बाया नीले में। बाया नीले के बाद में शरीर में चला जाता है, जहाँ से वो विऑक्सीजनित हो जाता है। विऑक्सीजनित होने के बाद वह वापस आगे बढ़ता है, वो दया आलिंद में आता है। दया आलिंद में आने के बाद वो दया नीले में चला जाता है, और दया नीले में आ जाने के बाद वो धमनियों के द्वारा वापस ऑक्सीजनित होने के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक के बच्चे पकड़ के समझात अंक का चित्र बनाइए। तो अभी देखेंगे इसका चित्र। ये इस साल होगा भी नहीं 2024 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं? पारितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता किसे कहते हैं, इनको समझाना है। तो सबसे पहले उत्पादक, तो ये क्या होते हैं? स्वयं पोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। देखिएगा, यानी कि ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर ये कार्बनिक पदार्थों को में संचित करते हैं। हरे पौधे और नील हरी शैवाल ऐसा कार्य करते हैं। तो ये क्या करते हैं? CO2, H2O आदि को काम में लेकर सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में तो क्या बना लेते हैं? कार्बनिक यौगिक बना लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज C6O6। मैं दोबारा लिखकर बताता हूँ रिएक्शन आपको। CO2, H2O, क्लोरोफिल, CO2, H2O, क्लोरोफिल, और यहाँ रहता है सूर्य का प्रकाश। ये जो सूर्य का प्रकाश, जब CO2, H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश त्रिकाचिन, तो एक कार्बनिक पदार्थ क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो ऐसा काम जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं।
तो हम रिपीट कर लेते हैं दोबारा कि ये स्वयं पोषी होती हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश ऊर्जा को ये काम में लेते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। और ऐसा जो करते हैं इसके एग्जाम्पल हैं हरे पौधे, हरे पौधे और नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल व हरे पौधे को अपन क्या कह सकते हैं, उत्पादक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर जो 8 है अपना वह है कि लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखते हैं इसका चित्र देखते हैं। वो 90 का है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का है। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे बर्नर लगा हुआ है, ये जो बर्नर है स्टैंड है, यहाँ कोक लग रखा है, डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। यहाँ से देखो ये भाप दी जा रही है, यहाँ पर लोहे धातु डलाई हुई है, मेटल सैंपल। तो जब इसको गर्म करते हैं तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इस तरह से आपको भी नामांकित चित्र बनाना रहता है परीक्षा में और सभी के नाम लिखना होता है। बराबर मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो ये एक तो बर्नर है जो अपन को ज्वाला प्रदान कर रहा है ताकि पानी को ये गर्म कर सके। और ये ग्लास है, एक ट्यूब है जिसके अंदर लिखा है देखो ग्लास फुल सोक्ड वाटर, इसमें वाटर रहता है ताकि इसकी वाष्प बना सके। ये स्टैंड है, ये डिलीवरी है, यहाँ से भाप आती है, यहाँ पर लोहा भरा रहेगा, वह लोहा से क्रिएट करेगा जिससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो इसका डायग्राम ये है, इसको ध्यान से देखना और बनाना आपको आना चाहिए। जिसका जो प्रश्न नंबर जो 9 है वो भी एक तरह से डायग्राम है कि लवण के विलीन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें एक तो बीकर है, इसमें बैटरियाँ लगी हुई है और ये जो छड़े हैं किसकी है, ये ग्रेफाइट की छड़े हैं और ये जांच वाला लवण विलीन इसमें भर दिया जाता है। चित्र का नाम है लवण के विलीन की चालकता की जांच। तो याद रखना एक बैटरी है, स्विच है, बल्ब है, बीकर है, ग्रेफाइट छड़ है, जांच वाला लवणीय विलीन है आदि। प्रश्न नंबर 10, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर वाच ग्लास में इकट्ठा होने वाले उत्पाद का नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। अगला फिर उसके बाद में क्वेश्चन है उष्माशोषी और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। और उसका अगला भी क्वेश्चन है तन्यता को परिभाषित कीजिए। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए। श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोध R1, R2, R3, R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर जो 15 है, प्रश्न नंबर जो 15 है अपना कि एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। और अगला क्वेश्चन है तो जो परिनालिका है वह क्या होती है, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं, इन सभी क्वेश्चनों पर अपन विचार करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम जो रिबन है वायु में दहन कर वाच क्लास में इकट्ठे होने वाला उत्पाद का जो नाम है उसका नामांकित चित्र बनाइए। देखिएगा जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है, जलाने के लिए O2 सहायक है, तो जब Mg यानी कि मैग्नीशियम O2 से रिएक्ट करता है तो यहाँ बनता है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि जो मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम जो धातु है वो O2 से रिएक्ट करती हैं, उस कंडीशन में बनता है MgO। अब यहाँ दो MgO, यहाँ दो होने की वजह से अपन यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा क्योंकि यहाँ क्या हो गए थे, 2 मैग्नीशियम हो गए थे।
तो जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को अपन को परिभाषित करना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, देखिएगा, वो होती है कि वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा क्या निकले, बाहर निकले। तो एक बार अपन देख लेते हैं परिभाषा इसकी कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो, यानी कि ऊष्मा भी क्या करे, बाहर निकले, उसे अपन क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी बाहर निकले, उसका भी क्या हो, उत्सर्जन हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसमें क्या बोलेंगे अपन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सॉरी इसका एक पार्ट और गया, ऊष्माशोषी बता दिया इसका शायद। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, यानी कि जब कोई रिएक्शन चल रही है तो उस रिएक्शन से ए और बी आपस में क्रिया करके सी बना रहे हैं, तो अपन को ए और बी को क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देना पड़े, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण करें, यानी कि ऊष्मा को ले, उसे क्या बोलेंगे अपन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। जबकि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या करे, बाहर निकले, उत्सर्जन हो, उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, तन्यता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताना है अपन को। तो सबसे जो अधिक तन्य जो धातु है उसका नाम है सोना। तो सोना वह धातु है जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इससे 2 ग्राम सोने से, सॉरी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है, ऐसा इसकी तन्यता होती है। तन्यता का अर्थ है कि उसको बारीक बारीक तारों में बदल देने का गुण। तो सबसे ज़्यादा ये जो गुण पाया जाता है सोना, जिसको लेटिल भाषा में क्या बोलते हैं, ओरम बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, ए यू। और सोने को क्या बोलते हैं, गोल्ड इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसको गोल्ड बोला जाता है। तो धातु को पतले तार के रूप में खींचने का गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। सबसे अधिक तन्यता धातु कौन सी है, सोना है। जो अपना क्वेश्चन था ऊपर, उस क्वेश्चन का ये डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस क्वेश्चन नंबर का 10 का डायग्राम है। देखिएगा ये क्या करके, ये मैग्नीशियम को ले रखे हैं यहाँ पर। ये मैग्नीशियम को इस चिमटे की सहायता से ले रहे हैं, लिख रहा है मैग्नीशियम रिबन, और ये बर्नर है, इस चीज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे, तो इससे जल रहा है, जल के नीचे गिर रहा है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखो चिमटे के अंदर मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है, लिख रखा है, ये बर्नर है, इस चीज़ को आग दे रहे। आप यहाँ डार्क डार्क देख भी सकते हो। तो ये गिर गिर कर जो कटा रहा है वो क्या है, ये वाच जो ग्लास है, यानी कि कांच की जो कटोरी है, इसमें जो इकट्ठा होने वाला पदार्थ है, आप देख पा रहे होंगे कौन सा है, ये जो डार्क डार्क देखो, ये जो इकट्ठा होने वाले जो पदार्थ है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसकी रिएक्शन आपको मैंने बताया, यानी कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का ये रिबन ले लिया है और यहाँ से इसको ज्वाला दे रहे हैं, यानी कि उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख पा रहे होंगे नीचे गिर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियमों को लिखना है। तो इसके जो नियम हैं उनको अपन देखते हैं। पहले तो अपन देखते हैं कि अपवर्तन होता है क्या है। इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश होता है, जो माध्यम होता है, यानी कि दर्पण होता है, ये दर्पण की सतह है जैसे, तो जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपतित होने के पश्चात
वो उस माध्यम में नहीं लौटकर दूसरे माध्यम में लौटती हैं। और जब वो दूसरे माध्यम में लौटती हैं तो वो जो अपना मूल पथ था उस पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये घटना क्या कहलाएगी, अपवर्तन कहलाएगी। मैं एक बार और वापस बताता हूँ आपको। ये माध्यम है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम में आती है तो उस माध्यम में ना लौटकर दूसरे माध्यम में वह चली जाती है। और जो अपना मेन रास्ता है उस रास्ते से या तो वह जो अभिलंब होता है उसकी ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब से दूर चली जाती है। इसके दो नियम हैं, अपन देखते हैं वो नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम है, तो इसमें देखो क्या है कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब है वो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी कि जैसे ये माध्यम है, ये आने वाली किरण आपतित किरण, यहाँ पर ये जैसे अपन माध्यम खींच दिया, और ये अपवर्तित किरण, ये तीनों क्या होती है, देखो एक ही तल में स्थित है। चलो अपन दूसरा नियम देखते हैं इसका। इसमें क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। इसमें साइन आई अपॉन साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख पा रहे हैं कि श्रेणी क्रम के अंदर 4 प्रतिरोध हैं जिनका मान दे रखा है R1, R2, R3 और R4। इनके तुल्य प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं कि कोई वायर है इस तरह से, उसका प्रतिरोध है, इसको R1 नाम दे देते हैं, दूसरा है उसको R2, इसको R3 और एक है जिसको R4। यानी कि R1, R2, R3 और R4। इनको अपन बैटरी से जोड़ देते हैं। जब इनमें धारा बहती है तो जो धारा मान लेते आई धारा जा रही है, वही धारा इस R1 में से निकलती है, वही धारा R2 में से निकलती है, वही धारा R3 में से निकलती है और वही धारा R4 में से निकलती है। यानी कि श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें धारा का मान हर जगह क्या रहता है, समान रहता है। जबकि विभवांतर होता है, जो दो बिंदुओं की घटना होती है। तो देखो इसमें एक बिंदु ए बी ए मान लेते हैं, इसे R1, R2 और R3 और R4। तो ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु। तो जो विभवांतर होता है तो वो दो बिंदुओं की गणना होता है। तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, V1, इसका क्या हो जाएगा V2, इसका क्या हो जाएगा V3 और इसका क्या हो जाएगा V4। यानी कि श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान तो समान रहता है, जबकि जो विभवांतर है उसका मान अलग अलग होता है। तो जब अपन चारों प्रतिरोधों को जब अपन बैटरी से जोड़ते हैं तो मान लेते हैं बैटरी का जो कुल विभव है वह है V, जबकि R1 का V1 हो गया, R2 वाले का V2 हो गया, R3 वाले का V3 हो गया और R4 वालों का अपने V4 मान लिया। तो इस प्रतिरोध को इस वाले प्रतिरोध को और इस वाले प्रतिरोध को और इस वाले प्रतिरोध को जब अपन जोड़ देंगे, अर्थात जब अपन V बराबर V1 करेंगे, V2 करेंगे और करेंगे V3 और V4, तो क्या होगा, कुल विभव अपना ज्ञात हो जाएगा। कुल विभव अपन को ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो कुल विभव ज्ञात हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिख रखा है कि V बराबर V1, V2, V3, V4 समीकरण 1। अब अपन जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो अपन को पता है इसमें विभवांतर अलग अलग होता है। तो जब यहाँ V1 होगा तब यहाँ क्या हो जाएगा R1, जब यहाँ V2 होगा तब यहाँ क्या हो जाएगा IR2, जब यहाँ V3 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा IR3 और जब यहाँ V4 हो जाएगा जब यहाँ क्या हो जाएगा IR4। अब हर जगह धारा का मान क्या है, समान है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक ही मान से बहती है। तो देखो समस्त परिपथ में ओम का नियम, तो क्या हो जाएगा V बराबर IR।
तो जहाँ पर भी V दिख रहा है वहाँ पर अपने क्या रखेंगे, IR, और V1 की जगह क्या लिख देंगे, IR1, और V2 की जगह क्या लिख देंगे, IR3, और V3 की जगह क्या लिख देंगे, IR3, और V4 की जगह क्या लिख देंगे, IR4। तो जो कुल विभव है उस कुल तो जो कुल विभव है तो ये था अपना V। तो इस V की जगह समीकरण 2 से यानी कि ओम के नियम से बना क्या लिख देंगे, IR, और V1 का मान IR1 हो जाएगा, V2 का मान IR2 हो जाएगा, V3 का IR3 हो जाएगा, और V4 का क्या हो जाएगा, I4। तो ये इन सारे मानों को समीकरण 1 में रखने पर तो आप देख सकते हो यहाँ से IR2 से IR3 से IR4 से अपने I कॉमा ले लिया, ये I था तो I से I कैंसिल हो गया है। तो R बराबर क्या बचा, R1, R2, R3 और R4। तो जो श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें प्रतिरोधों का जो तुल्य अनुपात होता है वो क्या होता है, R बराबर R1, R2, R3 और R4। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें जो याद रखने योग्य जो बात है, इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें धारा का मान क्या होता है, समान रहता है, जबकि जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसमें किसका नियम काम में लेते हैं, इसमें ओम का नियम को काम में लेते हैं। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक 4 ओम प्रतिरोध में 10 एम्पीयर धारा एक प्रतिरोध है जिसका मान है 4 ओम, उसमें 10 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, तो अपन को उसमें ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन का सोल्व आउट है कि अपन को क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आर की वैल्यू जो क्या है 4 ओम, आई का मान कितना है 10 एम्पियर, टी का मान कितना है 2 सेकेंड। तो अपन जानते हैं इसमें ऊष्मा पूछ रहे हैं, तो जब भी ऊष्मा पूछे तो अपन को जूल के तापन का नियम का सूत्र लगाना है जिससे अपन ऊष्मा का परिकलन कर सकते हैं। तो क्या होता है ऊष्मा का सूत्र, H बराबर I स्क्वायर आर टी। तो यहाँ I का मान दे रखा है कितना 10, तो देखिएगा यहाँ अपन ने 10 लिख दिया है, सूत्र में उसका क्या है स्क्वायर, तो अपन स्क्वायर कर दिया। सूत्र में क्या है R का मान कितना दे रखा है 4, तो उसको 4 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया है। और समय कितना दे रखा है 2 सेकेंड है, तो 4 दूनी 8 और 10 का स्क्वायर 100, तो 100 को अपन जब 8 से गुणा करते हैं तो 800, और ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है जूल ही होता है। देखो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 16 के ऊपर आ गए अपन। इसमें क्वेश्चन है कि परिनालिका क्या है, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो परिनालिका होती है वो क्या होती है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार यदि बेलन की आकृति को अनेक फेरों पर, यानी कि जो तांबे के तार है, यानी कि जैसे मान लेते हैं ये कोई बेलनाकार पात्र है, इस बेलनाकार पात्र पर तांबे के तारों को यदि अपन इस तरह से लपेट दिया जाए पास पास, तो इसके पश्चात जो आकृति बनती है, जो युक्ति बनती है, उस युक्ति को क्या बोलते हैं परिनालिका बोलते हैं, उस युक्ति को परिनालिका बोलते हैं। यानी कि बेलनाकार आकृति के ऊपर, दोबारा बनाता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये कोई बेलनाकार आकृति है, इस बेलनाकार की जो आकृति है इस पर यदि अपन विद्युत रोधी तांबे के तारों को पास पास लिपेट दिया जाए तो इससे जिस युक्ति का निर्माण होगा उसे क्या बोलेंगे अपन परिनालिका बोलेंगे। अब परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं कि विद्युत चुंबक कैसे बनेगी। तो परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ, यानी कि कोई चुंबक जैसा पदार्थ अपन को ला के रखना है, जैसे कि नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं।
मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। जैसे ये मान लेते हैं ये बेलनाकार कोई चुंबक है, इस बेलनाकार चुंबक के अंदर अपन कोई नरम लोहे जैसी कोई वस्तु ला कर रख दी है। जैसे मान लेते हैं ये नरम लोहा है, इसके अंदर अपन ने ला कर रख दिया है। इसको ला कर रख देने के बाद वही तांबे के तार तो इस पर लिपटे रहेंगे। तो जब तांबे के तार इस पर लिपटे रहेंगे तो अपन इस पर क्या लगाएंगे, विद्युत धारा लगाएंगे। विद्युत धारा लगाने से एक चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र बी इसके अंदर रखी हुई नरम लोहे की कॉर्ड को क्या गुण प्रदान कर देता है, चुंबक का गुण प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार बनी चुंबक विद्युत चुंबक कहलाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक बेलनाकार पात्र लेंगे, बेलनाकार पात्र के ऊपर नरम लोहे की कॉर्ड रख देंगे, उस पर तांबे के तार लपेट के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसके अंदर रखा हुआ जो पदार्थ होता है उस पदार्थ में स्थायी चुंबक का गुण आ जाता है। तो इस प्रकार बनी चुंबक विद्युत चुंबक कहलाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया है खंड स। इसमें शब्द सीमा 100 शब्द हो गई हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उस पर अपन विचार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली तीनों घटनाओं को अपन को लिखना है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान 3 घटना जो घटित होती हैं वो आपके सामने निम्न है। देखो, सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी कि जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां है, यानी कि जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं, जैसे कोई पेड़ है, उस पेड़ की जो पत्ती होगी उस पत्ती के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वो क्लोरोफिल क्या होता है, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उस प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो पेड़ पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। सेकंड पॉइंट है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का ऑक्सीजन में अपघटन। जो सूर्य का जो प्रकाश है, प्रकाश जो ऊर्जा है, वो जो प्रकाश ऊर्जा है वो किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती हैं। और साथ में क्या होता है, जो जल के अणु होते हैं H2O वो किस में बदलते हैं, O2 में बदलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया है। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन। तो इसमें जो CO2 इत्यादि जो गैसें होती है वो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में तो जो कार्बोहाइड्रेट अपना जो बनता है वो एक तरह से क्या है, ग्लूकोज C6H6O6। यानी कि एक तो क्लोरोफिल क्या करता है, इसके अंदर क्लोरोफिल की वजह से प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है। कौन, पेड़ पौधे। साथ में जो प्रकाश ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती हैं। साथ में जो जल के अणु होते हैं वो किस में टूटते हैं, ऑक्सीजन में टूटते हैं। और क्या होता है इसमें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में बदलती है, कार्बोहाइड्रेट में बदलती है। तो ये तीनों घटनाएं क्या होती है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है बोर्ड में आगामी पेपरों में। आपको वीडियो समझ में आई होगी, मैं ऐसा करता हूँ। प्रश्न नंबर 17 के बाद में है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर तो अगला क्वेश्चन है, या तो प्लेन रेखा चित्र बनाना था, या विकास के संबंध में, यानी कि विकासीय संबंध में जीवाश्म का महत्व बताना था, या दूसरा क्वेश्चन था कि मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र के द्वारा समझाना था। तो इसमें अपन ने इसका आलेख बना रखा है। जैसे लंबे पौधे हैं उसको बड़े टी और बड़े टी से बता दिए, और जो बौना पौधा है
और जो बोना पौधा है उस बोने पौधे को अपने क्या किया, स्मॉल टी से बना रखा है। तो जब उसका युग्मनज होता है उस युग्मनज के समय बड़े टी और बड़े टी में से बड़ा टी जाएगा, छोटे टी और छोटे टी में से जाएगा। तो जब बड़ा टी और छोटा टी जब आपस में मिलते हैं, यानी कि इधर से लंबापन का गुण आया, यानी कि बड़ा टी, इधर से बोनेपन का गुण आया स्मॉल टी। तो जब बड़ा टी और स्मॉल टी वाले गुण मिलते हैं, बड़ा टी यानी कि लंबापन का गुण, इधर से बोनापन का गुण जब आपस में मिलते हैं तो जो F1 फीडी प्राप्त होती है। और उस पौधे जो अपन को प्राप्त है उसको बोलेंगे संकर पौधे। और संकर में भी कौन से, संकर लंबे, क्योंकि यहाँ लंबापन का गुण प्रकट होता है, बोनापन का नहीं। तो ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई अपन को, इस पीढ़ी को बोलेंगे अपन F1 पीढ़ी। देखो F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। अब इधर से बड़ा टी छोटा टी एक युग्मक बना, बड़ा टी छोटा टी एक युग्मक बना। तो जब बड़ा टी बड़े टी से मिलता है तो दोनों बड़े टी आ जाएंगे, स्मॉल टी और कैपिटल टी मिलेगा तो एक ये बन जाएगा। फिर स्मॉल टी बड़े टी से मिलेगा तो ये बन जाएगा। फिर स्मॉल टी से मिलेगा तो ये वाला बन जाएगा। तो इस तरह से जो पीढ़ी प्राप्त हो रही है, इस पीढ़ी को बोलते हैं अपन F2 पीढ़ी। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ इसको कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उसके दो युग्मक अपन को लेना है और उनके बारे में अपन को लिख देना है। तो उसके लिए अपन को एक टेबल बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर अपन को ले लेना है बड़ा टी, ये तो संकरण का चिन्ह, ये बड़ा टी स्मॉल टी, बड़ा टी स्मॉल टी। तो जब देखिएगा, जब ये बड़ा टी और बड़ा टी मिलेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बड़े टी हो जाएंगे। ये बड़ा टी और स्मॉल टी मिलेगा तो बड़ा टी और छोटा टी। अब ये स्मॉल टी दोबारा बनाता हूँ, स्पष्ट नहीं बन पाई है, देखते हैं दोबारा मैं आपको इसको बना के बताता हूँ। इस तरह से अपन ने आलेख बना लिया है। इस आलेख को एक बार थोड़ा मैं और बड़ा करता हूँ, ये कर दिया मैंने बड़ा। तो इस तरह से कॉलम, ये बड़ा टी छोटा टी, सॉरी गलत हो गया है, मैं दोबारा बना के बताता हूँ आपको। इसको मैं इसको बनाता हूँ जैसे इस तरह से अपन को आलेख बनाना है। इसका आलेख बनाने के लिए इस तरह से अपन ने एक चित्र तैयार किया। फिर इसको कॉलम करेंगे, 3 भागों में बांटते हैं। चलो अपन 3 भागों में इसको बांट देते हैं। यहाँ संकरण का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ अपन लिखेंगे बड़ा टी और स्मॉल टी, यहाँ बड़ा टी स्मॉल टी। तो जब ये बड़ा टी और ये बड़ा टी मिलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, बड़ा टी और बड़ा टी। फिर ये बड़ा टी और स्मॉल टी मिलेगा तो बड़ा टी और छोटा टी। और जब ये बड़ा टी और बड़ा टी मिलेगा तो छोटा टी और बड़ा टी मिलेगा तो बड़ा टी छोटा टी, और ये टी और टी मिलेंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी छोटा है। तो अपन देख पा रहे हैं इसमें 3 पौधे क्या हुए, लंबे मिले हैं। देखो लंबा है, 3 पौधे लंबे हैं, लंबे हैं, लंबे हैं, जबकि एक पौधा क्या है, बोना है। तो जब संकरण होता है तो आप देख पा रहे होंगे, यानी कि लंबेपन से लंबेपन का गुण आया। देखो यहाँ पे लंबेपन से लंबेपन का गुण आया, बोनेपन से बोनेपन का गुण आया, दोनों आपस में मिले तो संकर लंबे हुए। इसको एक बार इधर लिखा, एक बार इधर लिखा। तो जब बड़ा टी और बड़ा टी मिला तो मैं लिख देता हूँ जैसे बड़ा टी और बड़ा टी। जब बड़ा टी और छोटा टी मिला तो बड़ा टी और छोटा टी। जब छोटा टी और बड़ा टी मिला तब भी बड़ा टी और छोटा टी। और जब स्मॉल टी और स्मॉल टी मिला तो दोनों छोटे टी हो जाएंगे। तो लंबापन और बोनापन। तो इस तरह से अपन F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी प्राप्त कर लिए है। और ये यहाँ पे इतना डिटेल से नहीं पूछा था, अपन को सिर्फ इसका यहाँ का आरेख अपन को बनाना था। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण सहित बताना है। निम्नलिखित, ये देखो कौन सा क्वेश्चन था, ये 18वां क्वेश्चन था। तो 18वें क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है कि ऑक्सीकरण यानी कि अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और 19वां क्वेश्चन था
और निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। उस क्वेश्चन का हिंदी लिखा गया है हाथों से। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो नाम से पता चलता है ऑक्सीकरण यानी कि वह अभिक्रिया जब उसमें ऑक्सीजन जुड़े यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो वृद्धि हो, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। पूछा था कि NH3 CO NO2 है, तो इस रासायनिक समीकरण को अपन को संतुलित करना है। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ नाइट्रोजन 1 है जबकि यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ क्या लगेगा? 2 लगेगा। तो इस आधार पर अपन इसको संतुलित कर लेंगे। जैसे ही अपन यहाँ 2 लगाते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ हाइड्रोजन संख्या 3 दूनी कितनी हो गई? 6 हो गई है। 6 हो जाने की वजह से यहाँ तो 2 ही थे, तो अपन यहाँ क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। तो 3 लगाते यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए थे? 3। तो यहाँ कितना लगेगा? 3। तो 3 यहाँ लगाने की वजह से कॉपर कितने हो गए? 3। इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया? 3 कॉपर। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। मैं एक बार आपको रिपीट बता देता हूँ इसका कि यहाँ देखिएगा नाइट्रोजन अकेला था, यहाँ 2 नाइट्रोजन थे, इस वजह से यहाँ 2 लगा दिया। 2 लगाने की वजह से 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 3 लगा दिया इसलिए 6 हाइड्रोजन हो गए हैं। अब देखिएगा अब जब यहाँ 3 लगा देते तो ऑक्सीजन में 3 हो गए, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया? 3 लगा दिया, तो 3 ऑक्सीजन हो गई, परंतु कॉपर भी कितने हो गए? 3, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया? 3 लगा दिया है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। विद्युत मोटर का क्या करना है अपन को? नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली को समझाना है। या फ्लेमिंग का जो वामस्त का नियम है या किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर जो चित्र के द्वारा जो बल लगता है उसको अपन को समझाना है। तो इसका अथवा का नीचे वाला कर रखा है। तो फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम यानी कि वामस्त का जो नियम है वह नियम इस प्रकार है कि यदि अपन किसी चालक तार को यानी कि यदि हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार पर लाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। जैसे मान लो ये तो अंगूठा हो, तर्जनी हो, मध्यमा हो, इन तीनों को इस प्रकार फैलाए कि तीनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बने? 90 डिग्री का कोण बने। तो उस समय जो अपनी तर्जनी होती है वो किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जबकि मध्यमा जो उंगली है वह मध्यमा क्या करती है? चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगी। मध्यमा क्या करती हैं? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। जबकि अपना जो अंगूठा है वो अंगूठा चालक की गति की दिशा को अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को बताता है। मैं दोबारा बताता हूँ। तर्जनी क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा क्या करेगी? उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, जबकि अंगूठा चालक की गति की दिशा को अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को बताएगा। अब देखो इसमें जो इसका सेकंड क्वेश्चन था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर चित्र के द्वारा उत्पन्न बल को समझाइए। तो इसका आप चित्र देख पा रहे होंगे। चलो तो इसमें देखिएगा क्या होता है कि इसमें एक स्टैंड होता है, इस स्टैंड से देखो क्या लगा रखा है? एक वायर लगा रखा है। वायर का कनेक्शन कुंजी और बैटरी से है और इस वायर पे एक रॉड लगी हुई है AB और इसे एक चुंबक के अंदर यानी कि नाल आकार के चुंबक के अंदर रखा गया है। चलो अपने इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इसका चित्र की जगह छूटी हुई है, इसका डायग्राम ये रहा, आपको दिख रहा होगा। इसका डायग्राम ये रहा, ये कुंजी है, बैटरी है, ये वायर है, ये भी एक रॉड है, ये एक नाल चुंबक है, ये इसका स्टैंड है। तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है
जो चालक के निकट रखे चुंबक पर बल आरोपित करती है। यानी कि जब किसी चालक तार में, यानी कि यह जो चालक तार है, इस चालक तार में अपन क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके निकट रखी चुंबक, तो इसके निकट जो चुंबक है वो ये वाली चुंबक है। इस चुंबक पे क्या रखा है, इस चुंबक पर एक बल लग रहा है। यानी कि जब इस चालक तार में अपने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो इस चुंबक पर एक बल लग रहा है। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो निकट रखे चुंबक पर बल आरोपित करती हैं। तो चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणामी समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। चित्रानुसार एल्यूमिनियम की एक विद्युत धारावाही छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो छड़ पर एक बल आरोपित होता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित B से A की ओर करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है और चुंबकीय ध्रुवों को परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर भी छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या इसका मैटर है, क्या इसमें है कि यानी कि जब अपन चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब इस छड़ के ऊपर एक क्या लगता है, बल लगता है। ये छड़ बल का अनुभव करती हैं। जब तो ये जो रोड है, ये एल्यूमिनियम की रोड है, इस चुंबक के ऊपर बल लगाती है तो उतना ही बल ये इस रोड पे लगाता है। यानी कि ये चुंबक उतना ही बल एल्यूमिनियम की छड़ पर लगाती है। परंतु यदि अपन विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं, यानी कि मानो पहले A से B की ओर थी, अब अपन B से A की ओर कर देते हैं, यानी कि धारा की दिशा बदल देते हैं, तो जो चुंबक पर जो बल लग रहा था, जो फोर्स चुंबक पे लग रहा था, उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और यदि यही परिवर्तन, जैसे ये चुंबक है, इस चुंबक के जो ध्रुव है, मान लेते ये N है और ये S है, तो पहले ऐसा था, या फिर अब इसको जब अपन बदल दें, N इसको कर दे, S उसको कर दे, यानी कि जब चुंबक के ध्रुव को बदल दिया जाता है तो छड़ चुंबक के द्वारा लगाए जाने वाला, यानी कि नाल चुंबक के द्वारा लगाए जाने वाला छड़ पर जो बल है उसकी दिशा भी बदल जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो चालक तार पर जो आरोपित बल होता है उसकी दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती हैं। यानी कि जो तार है उस तार पर जो बल लग रहा है वो किस पर निर्भर करेगा, विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B। यदि B की दिशा बदल दी जाएगी तो लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है, और विद्युत क्षेत्र E की दिशा बदल दी जाए तो भी यानी कि लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बदल जाती हैं। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। जब तार बल लगाता है तो चुंबक भी बल लगाती हैं, दिशा बदल दी जाए धारा की तो लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। यदि चुंबकीय ध्रुव बदल दे जाएंगे तो भी लगने वाली बल की दिशा बदल जाती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपन आते हैं खंड द में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, खंड द गया है। इसमें अपना क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण लिखना है। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ, या प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। या फिर इसके एक अथवा में क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। या फिर किन्हीं दो अंतःस्राव ग्रंथियों का नाम, ग्रंथियों का कार्य लिखना है। इसके बाद में मादा यानी कि नारी के अंदर अंतःस्राव ग्रंथि की स्थिति का नामांकित चित्र अपन को बनाना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। तो जो अंडाशय जो के द्वारा जो हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन अंडाशय के द्वारा उत्सर्जित हार्मोन है जो नारी के अंदर यानी महिला के अंदर लैंगिक जो लक्षण होते हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन है।
तो किन्हीं, अगला क्वेश्चन था किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य लिखिए। तो दो अंतःस्रावी ग्रंथियों में एक पीयूष ग्रंथि। तो आपको पता है पीयूष ग्रंथि जो अपनी वृद्धि होती है उसका क्या करती है, नियमन करती है ना। इससे स्रावित वृद्धि हार्मोन शरीर को वृद्धि और विकास से संबंधित होती है। तो पीयूष ग्रंथि अपनी वृद्धि के लिए भी एक सहायक ग्रंथि है। एक बार जो लिख रखा है उसको पढ़ लेते। इससे स्रावित जो वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तो एक पीयूष ग्रंथि से अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। अब चलते हैं अगली ग्रंथि की ओर, अग्नाशय ग्रंथि। इससे जो स्रावित जो हार्मोन है वह है इंसुलिन, जो क्या करता है, जो रक्त है यानी कि जो हमारा ब्लड है उसमें जो शुगर है यानी कि शर्करा है, उस शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र अपन को बनाना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले बोर्ड के लिए यानी कि 2024 के लिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, वो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने जो ली गई है होने में अनेक है। अपने पीयूष ग्रंथि ली, अग्नाशय ग्रंथि ली, और जो अंडाशय के द्वारा जो स्रावित हार्मोन हो क्या है, एस्ट्रोजन है। ये महिला में लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलो अब इसके अपन डायग्राम को देख लेते हैं। तो यहाँ नर और मादा दोनों का ही चित्र अपने संयोजन कर दिया है। तो एक बार इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। देखिएगा मेला में कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं। अंडाशय ग्रंथियाँ हैं, अधिवर्ग ग्रंथियाँ हैं, अग्नाशय ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि हैं, प्राओटो ग्रंथि हैं, हाइपोथैलस ग्रंथि हैं, पीनियल ग्रंथि हैं, इसके बाद में पीयूष ग्रंथि हैं और अवटु ग्रंथि हैं। तो आपको इस तरह से चित्र बनाना आना चाहिए। साथ में उन ग्रंथि की स्थिति भी अपन को पता होनी चाहिए कि कौन सी ग्रंथि कौन जगह पर है। पुरुषों में भी लगभग यही ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कुछ एक ग्रंथियाँ अलग, जैसे कि महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि होती है जबकि पुरुषों में वृषण होते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कई बार बोर्ड में पूछा गया है और आगामी बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। याद रखना जो हाइपोथैलस होती है वो हमारे कान के जस्ट थोड़ी सी ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, यानी कि अपन को इनका मिलान करना है। तो है कि जिप्सम, तो यानी कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। तो जिप्सम का फॉर्मूला है अपना CaSO4 डॉट 1/2H2O। विरंजक चूर्ण का है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सा क्लोराइड। और जो बेकिंग सोडा है उसका है NaHCO3। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने बता दिया। जिप्सम का CaSO4 डॉट 2H2 है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको ध्यान से। जिप्सम का जो सूत्र है वह है जिप्सम का जो सूत्र है वह है CaSO4 डॉट 2H2। विरंजक चूर्ण का है CaOCl2। बेकिंग सोडा का है NaHCO3 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CaSO4 डॉट 1/2H2O। एक को देखो यहाँ मिल भी रखा है। इन सभी का अलग अलग उपयोग होता है, आप देख पाते होंगे। जैसे जिप्सम, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इनको मिला रखे हैं। ये सभी पदार्थ अपने दैनिक जीवन में काम में आने वाले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपने देखा ही होगा, जो हड्डियाँ इत्यादि टूट जाती हैं तो उसमें जो प्लास्टर चढ़ाते हैं उसमें काम में लेते हैं। बेकिंग सोडा को खाना बनाने में काम में लेते हैं और जिप्सम को ही गर्म कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ये विरंजक चूर्ण का जो उपयोग है ये कपड़ों का, चेहरे का आदि का रंग उड़ाने में काम में लिया जाता है। ये जो आती है पेस्ट पाउडर आती है, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि आती है, ब्लीचिंग, उसके अंदर इस विरंजक चूर्ण को डालते हैं ताकि रंग थोड़ा उड़ जाए यानी कि रंग साफ हो जाए। मैं दोबारा बता देता हूँ इसके कार्य। जिप्सम को गर्म कर ही क्या बनाई जाती है, जिप्सम को गर्म करके ही क्या बनाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP।
और आपने इसको कई बार देखा होगा, ये मकानों में सजावटी के जो खंभे होते हैं वो वाइट कलर के, वो भी पीओपी के ही बने होते हैं। साथ में जब हड्डियाँ टूट जाती है तो डॉक्टर हाथ के क्या करता है, प्लास्टर बांधता है। तो वो प्लास्टर भी किसका बना होता है, CaSO4 डॉट 1/2 H2O। जो विरंजक चूर्ण होती है, विरंजक चूर्ण को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र है और इसका उपयोग रंग उड़ाने में किया जाता है, रंग उड़ाने में किया जाता है। बेकिंग जो सोडा है, उस बेकिंग सोडे का उपयोग भोजन इत्यादि में किया जाता है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब साधारण नमक के जलीय विलयन में अपन विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 गैसें X व Y निकलती हैं। यानी कि जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 गैसें X व Y निकलती है। गैस X फटफट की ध्वनि के साथ जलती है जब तथा गैस Y जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी है। गैस X और Y में X Y कौन सी होगी, उनके नाम बताइए। तो देखिएगा, जब नमक ले लिया, उस नमक के जलीय विलयन में उसमें जल डाल दिया और यहाँ पे क्या लगा दी, विद्युत धारा यहाँ पर लगा दी। तो जब विद्युत धारा यहाँ लगा दी जाती है तो यहाँ से ये जो जल है HOH यानी कि यहाँ से बंध टूटता है और ये जो NaCl है यहाँ से बंध टूटता है तो ये Na इस OH से जुड़ जाता है और ये H2 एनोड पे और Cl2 के तौर पर इकट्ठा होने लगती है। तो ध्यान रखना, एनोड के तौर मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा ध्यान से देखना कि ये सही है क्या, इसको थोड़ा अपने ध्यान रखना कि कौन से किस पे जाती है। तो ये जो NaCl है, ये NaCl जब जल के संपर्क में आता है तो इसका जलीय विलयन बन जाता है। इसमें जब अपन विद्युत धारा लगा देंगे तो एक तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और इससे जो अक्स जो गैस निकली है उस अक्स का गैस का नाम क्या है, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। जबकि Y जो गैस है वो क्या है, Cl2 है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। इसके बाद में मैं आपको एक शॉर्ट में इसका रिवीजन करवा दूंगा। इसमें पूछा है कि अवतल दर्पण के मुख्य परिभाषा बताना है और कुछ क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, या फिर इसका जो अथवा का जो क्वेश्चन था ऊपर शायद अपन ने उसको लिया नहीं है, PDF कट गई होगी। इसमें पूछा है लेंस की क्षमता क्या है। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को उसकी लेंस की क्षमता से व्यक्त करते हैं। कोई सा भी लेंस वो प्रकाश की किरणों को कितना फैला पाता है या फैली हुई किरणों को कितना इकट्ठा कर पाता है, इस गुण को, प्रकाश की किरणों को कितना फैला पाता है या इकट्ठा कर पाता है, इस गुण को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f फोकस, लेंस की क्षमता पावर बराबर 1/f। f यहाँ क्या है, फोकस दूरी। तो देखो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या हो जाएगी, P बराबर 1/f। तो इसके जब अपन मात्रक निकाले तो फोकस जो दूरी होती है, फोकस दूरी, इसको क्या होगा, मीटर होगा। तो ये नीचे आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स इसका दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर जो इनवर्स होता है इसको क्या बोलेंगे, डायोप्टर बोलेंगे, है ना। इसको D से डिनोट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि लेंस की क्षमता दे रखी है 2.0D, वो भी किसकी दे रखी है, इसमें दे रखी है वह प्लस की। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं P बराबर 1/f है। तो इसमें P का मान दे रखा है जो कितना है, 2 है। तो ये वाला फॉर्मेट लगा के P को नीचे ले लिया, F को ऊपर लेके 1/P। तो P का कितना मान है, P का मान है यहाँ पर 2, तो 1/2। ये डायोप्टर था, इसका उत्तर अपन को सेंटीमीटर में चाहिए था, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, 100 से गुणा कर दिया, 2 का भाग 100 में लगाया तो कितना आ गया,
50 सेंटीमीटर। तो अपन देख पा रहे हैं ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर है तथा धनात्मक चिन्ह बताता है ये एक उत्तल लेंस है। क्योंकि देखो शुरुआत में यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, जब अपन स्क्रॉल करें तो भी इसका मान क्या आया, पॉजिटिव आया है। तो ये उत्तल लेंस है। यदि यहाँ पे नेगेटिव मिलता है, जब नेगेटिव होता है यानी कि -50 होता तो कौन सा लेंस होता, ये अवतल लेंस होता है। फिर एक इसमें एक पार्ट और था कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए किनारेक बनाइए। तो सबसे पहले अवतल लेंस लिया, उस अवतल लेंस पे क्या किया, वस्तु को 2f1 पर और f1 के मध्य रखा। तो इसमें एक किरण को प्रकाशीय केंद्र O से भेजा, एक को समांतर डाला, समांतर डालने के बाद उसको अपवर्तित हो गई है। तो जब उसको पीछे बढ़ाया तो कहाँ मिली, f1 पर मिली। इसका आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस तरह से ये पेपर अपने का लगभग हल हुआ। एक बार मैं इसको आपको रिपीट करा देता हूँ, छोटे क्वेश्चनों को देखते हैं। तो इसमें छोटे क्वेश्चन थे कि मानव में हृदय का जो तंत्र है जो संबंधित है, हृदय तंत्र किससे संबंधित है, परिसंचरण से। तो ये क्या होगा, परिसंचरण से संबंधित होगा। दूसरा है कौन से यंत्र के द्वारा रक्तदाब नापा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा स्फेग्नोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि ऑटो जो ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती हैं, तो इसके लिए क्या सहायक है, तो इसके लिए होगा आयोडीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो इसका सही जवाब होगा प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टल जल उपस्थित नहीं होता है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है बेकिंग सोडा, दोने का सोडा, जिप्सम, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में तो होता है NaCO3.NH2O, तो दोने का सोडा NaOH उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि इसमें देखो दे रखा है एक्स को पहचानना है। इसमें जिंक की क्रिया यानी कि जब जिंक की क्रिया तनु H2SO4 से करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। एक तत्व क्यों मुलायम है जो उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यदि इसमें ऑप्शन सोडियम होता तो फिर सोडियम होता, परंतु इसमें ऑप्शन सोडियम नहीं है, इस वजह से इसका उत्तर क्या होगा, पोटेशियम होगा। परावर्तन के नियम लागू होते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा ये समतल पर भी होता है, उत्तल पे भी होता है, अवतल दर्पण पे भी होता है, यानी कि ऑप्शन द उपरोक्त सभी। इसका क्वेश्चन का जवाब अभी आपको मैंने हल करके बता ही दिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि विद्युत आवेश का जो अक्षय मात्रक है, विद्युत आवेश का जो अक्षय मात्रक है वो क्या है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसमें सीधा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें तुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ते हैं तो 2 + 2 + 4, तो 4 2 6, 6 2 8। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी 8 आ जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, एमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो कहते हैं इसका सही जवाब होगा विद्युत जनित्र। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे रिक्त स्थान आ गए हैं कि स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को किस क्रियाविधि से नियंत्रित करते हैं, तो वो होता है अंतःस्रावी क्रियाओं के द्वारा। ऑप्शन जो ब है, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र क्या उत्पन्न करती है, तो वो उत्पन्न करती है विद्युत आवेग, यानी कि एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका में संदेश को भेजती है, तो किस रूप में भेजती है, विद्युत के रूप में भेजती हैं। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा की 10% की, तो एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। टेरी बांध कौन सी नदी पर बना है, तो टेरी बांध गंगा नदी पर बना है। प्रतिबिंब की दूरी v और बिंब की दूरी u का जो अनुपात वो क्या कहलाता है, लेंस का आवर्धन कहलाता है। जो विद्युत बल्ब के जो तंतु होते हैं उसमें क्या करते हैं, टंगस्टन का उपयोग करते हैं, क्योंकि टंगस्टन क्या होती है, अधिक ताप को भी सह सकती है, इस वजह से। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।